सेंस ऑर्गन्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमने देखा कि हमारे शरीर में इंफॉर्मेशन लाने और ले जाने का के लिए नेटवर्क बिछा हुआ है, जाल बिछा हुआ है। हर एक केवल मसल ही नहीं, हर एक अंग से हर एक टिश्यूज में नर्व सप्लाई होता है जो कि इंफॉर्मेशन को लाने ले जाने का काम करता है। स्केलेटल मसल वॉलेंटरी मसल्स है, इसमें जो सेंसरी नर्व्स का जो पैटर्न है वो डिफरेंट होता है क्योंकि वॉलेंटरीली एक्शन करता है। बाकी जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स में इंफॉर्मेशन जो है वो अलग तरीके से लाने ले जाने का काम होता है। वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। तो हम ये देख रहे थे कि प्रोप्रियोसेप्टर्स वैसे सेंस ऑर्गन्स है, हमने उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक्स्ट्रो रिसेप्टर्स, इंट्रो रिसेप्टर्स एंड प्रोप्रियोसेप्टर्स। तो प्रोप्रियोसेप्टर्स वो संदेश ऐसे ऑर्गन है, इसको हम कहेंगे विशेष संवेदी अंग हैं जो स्केलेटल मसल और बोन के संबंध में सूचनाएं जो है वो प्रदान करते हैं। मतलब हमारे बॉडी के मूवमेंट के संबंध में सूचनाओं को प्रदान करते हैं। तो ये कई तरीके के प्रोप्रियोसेप्टर्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं। उसमें से बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोप्रियोसेप्टर्स जो है वो है मसल स्पिंडल। तो प्रोप्रियोसेप्टर हमको क्या जानकारी देते हैं? ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हिसाब से काम करता है। इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन जो है वो स्वतः इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजते हैं, जिसकी वजह से ये रिले होता है इंफॉर्मेशन की मांसपेशियों में कितना टेंशन डेवलप हुआ है या मसल्स की लंबाई में कितना बदलाव आया है, अल्टीमेटली मसल्स का लेंथ कितना हुआ, इन सब के बारे में सूचनाएं जो है वो विशेष संवेदी अंगों के द्वारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजा जाता है। और इसका उद्देश्य ये है कि मांसपेशियों का संकुचन जो है, कल जैसे मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था उसमें ये था कि अगर बैलेंस को बनाए रखना है तो कंटिन्यूअसली जो है वो इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाना चाहिए कि बैलेंस की उस पोजीशन को बनाए रखने के लिए कितने मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अगर इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं होगा तो हमने देखा था कि बैलेंस प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो सकता। तो प्रोप्रियोसेप्टर्स कई प्रकार के हैं, जैसे मसल स्पिंडल, गोल्गी टेंडन ऑर्गन जिसको जिसको जीटीओ भी कहते हैं, और इसके अलावा मसल जॉइंट रिसेप्टर्स ऑर्गन भी होते हैं जो जॉइंट्स के बारे में सूचनाएं देते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे पहले मसल स्पिंडल। मसल स्पिंडल सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाने वाला प्रोप्रियोसेप्टर है शरीर में, क्योंकि मसल्स की मात्रा ज्यादा है तो मसल स्पिंडल की मात्रा भी ऑब्वियसली ज्यादा होगी। अब हमने देखा कि मसल स्पिंडल जो है वो रेगुलर मसल फाइबर के बीचों बीच में पाया जाता है। अगर आपको याद है हमने मसल का स्ट्रक्चर ऐसा पढ़ा था, ये मसल फाइबर्स हैं और हम देख रहे हैं कि बीच के जो मसल, ये भी मसल फाइबर ही है, बीच के मसल फाइबर में कुछ स्ट्रक्चरल बदलाव आ जाता है, चेंज हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा फ्यूजल जो लिखा है ये रेगुलर मसल फाइबर है, ठीक। और इंट्राफ्यूजल का मतलब है कि ये मसल फाइबर जो मॉडिफाइड है, जो रूपांतरित फाइबर्स है, उनको इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर क्या है। तो मसल स्पिंडल ये आप इमेजिन करिए कि ये रेगुलर मसल फाइबर्स के बीचों बीच पाया जाता है और ये कैप्सूल के अंदर होता है। इसमें भी इसकी भी मसल फाइबर जो है स्केलेटल मसल फाइबर ही होती है, लेकिन ये स्केलेटल मसल फाइबर के गुण में परिवर्तन हो जाता है, ये रूपांतरित हो जाती हैं विशेष प्रकार के काम को करने के लिए, ठीक है। चलें आगे। इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, ओके। अब हमने ये देखा कि एक्चुअली में इम्पोर्टेंट बात है ये, हम क्यों ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनिशियली जब हम प्रोप्रियोसेप्टर्स की बात करते हैं तो प्रोप्रियोसेप्टर्स जो है वो ऑटोनॉमस होता है, बट देन वी कैन ट्रेन इट। हमको पता होना चाहिए प्रोप्रियोसेप्टर ट्रेनिंग, सुना है आपने? आप नेट में सर्च करेंगे प्रोप्रियोसेप्टर ट्रेनिंग, तो ये जो प्रोप्रियोसेप्टर्स ऑर्गन्स हैं, जो संवेदी अंग हैं, उनको हम ट्रेन भी कर सकते हैं सो दैट हमारा मूवमेंट ज्यादा अच्छा हो, ज्यादा अच्छा हम परफॉर्मेंस कर सके, ठीक है। तो इनिशियली वो अनकॉन्शियस होता है, लेकिन बाद में आप उसको ट्रेन कर सकते हैं। उनको हम विशेष प्रकार के एक्टिविटीज के द्वारा प्रशिक्षित कर सकते हैं, ठीक। अब
जो इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर है, तो इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर में हम क्या देख रहे हैं कि टिनी स्केलेटल मसल फाइबर, जिस तरीके का मसल फाइबर रेगुलर होता है वैसे ही पतले पतले स्केलेटल मसल फाइबर होते हैं जो कि सेंटर में पाए जाते हैं। और इनकी संख्या करीब मैं बताऊं इनकी संख्या कितनी होती है, मेरे ख्याल से इनकी संख्या करीब 1 से 10 तक होती है। टोटल मसल फाइबर स्पिंडल में जो फाइबर होते हैं वो 3 से 10 तक या 3 से 9 की संख्या मसल फाइबर की होती है। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ, ये कैप्सूल के अंदर में होते हैं, ये पतले मसल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और इनकी जो मसल स्पिंडल मतलब पूरा मसल स्पिंडल, सॉरी, ये जो पूरा मसल स्पिंडल है ये पूरा मसल स्पिंडल कहलाता है। तो ये जो बीच का जो मसल स्पिंडल है इसकी लंबाई 3 से लेकर के 10 मिलीमीटर लंबी होती है। टोटल इसकी लंबाई जो है 3 to 10 मिलीमीटर हो सकती है, और इसमें करीब 3 से लेकर के 12 ये फाइबर्स हो सकते हैं। ये फाइबर्स जो है मसल फाइबर्स जो है वो इनकी संख्या 3 से लेकर के 12 तक हो सकती है, डिपेंड करेगा अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके का हो सकता है। ठीक है, अब हमने ये देखा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हमने देखा कि विशेष बात क्या हो रही है कि सभी इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर का जो सेंटर का रीजन है उसमें आप डायग्राम देखिए, इसमें जो है वो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की मात्रा बिल्कुल कम होती है और नहीं के बराबर होती है, जिससे कि बीच के पोर्शन में किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। और इसमें आप देखेंगे हमने बताया था कि बीच का पोर्शन ना कॉन्ट्रैक्ट होता है, और बल्कि कॉन्ट्रैक्ट होने के जगह पर ये जो बीच का जो पोर्शन है वो फंक क्या कहेंगे इसको, सेंसरी सेंसरी प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है, या संवेदी सूचनाओं के प्राप्त करने के जगह के हिसाब से काम करता है। मैंने एक्सेस रिसेप्टर रीजन, जहां पर की संवेदी सूचनाएं प्राप्त होती है। ठीक है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। ये आया है क्या? ठीक है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। ठीक, अब अब इसमें हमने कहा था कि 2 प्रकार के फाइबर्स होते हैं। ये जो फाइबर्स जिनका आकार या जिनका शेप रेगुलर मसल फाइबर के कंपैरिजन में बदल गया है, तो 2 तरह के फाइबर्स होते हैं, एक न्यूक्लियर बैक फाइबर और दूसरा न्यूक्लियर चेन फाइबर। ठीक है, तो न्यूक्लियर बैक फाइबर और चेन फाइबर में अंतर यह है कि बैक फाइबर हम देखते हैं लंबे फाइबर होते हैं, 1 से 3 इनकी संख्या हो सकती है, और इनमें जो मसल फाइबर जो होता है उनके जो न्यूक्लियाई है या उनके जो केंद्रक है वो केंद्रक जो है एक ग्रुप में पड़े हुए रहते हैं। ठीक है, सेंट्रल पोर्शन में हमने देखा था, अगर आपको याद होगा मैं दिखा रही हूँ फिर से, ये जो न्यूक्लियाई है इस तरीके से एक ग्रुप में पड़े हुए रहते हैं। किसमें? ये क्या हो गया, कौन सा न्यूक्लियर बैक फाइबर, कौन सा, एक और डायग्राम था जिसमें शायद आपको क्लियर होता, ये है ना, ये न्यूक्लियर बैक फाइबर है, ये और ये लंबे वाले दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा? दिख रहा है दिख रहा है मैम। अच्छा, तो ये जो लंबे वाले हैं बैक फाइबर्स हैं, और ये जो छोटे दिखाई दे रहे हैं ये चेन फाइबर है। ठीक है, तो बैक फाइबर की विशेषता क्या है, यहाँ पर देख के आपको समझ आ रहा है, ये लंबे हैं बाकी फाइबर्स के कंपैरिजन में, और इनमें जो केंद्रक है इन केंद्रक की स्थिति जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। पहले वाले डायग्राम में और आपको क्लियर दिखाई दे रहा था, आप यहाँ देखेंगे जो केंद्रक जो है इस तरीके से ग्रुप में पड़े हुए हैं, जबकि चेन फाइबर में आप कैसे देख रहे हैं कि वो एक दूसरे, ऐसा लग रहा है कि एक चेन बना रहे हैं। ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लाइन में ये अरेंज्ड है। ठीक, तो फिर तो 2 चीज आपको समझ में आई। यस मैम। बाकी पब्लिक वर्क तो है, और वो बाकी लेक्चर हो गया।
न्यूक्लियर चेन फाइबर, उसमें अंतर ये होता है वो छोटे होते हैं और न्यूक्लियाई का जो अलाइनमेंट है एक सीधी लाइन में होता है। ठीक है, ये दो चीजें हमको ये डिफरेंशिएट करने के लिए काफी है कि बैक फाइबर क्या है और चेन फाइबर क्या है। अब इस डायग्राम अब इस डायग्राम में अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मेन मसल स्पिंडल का जो सेंटर पोर्शन है, आप देख लेंगे रिचली कई सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे नर्व्स हैं, बहुत सारे नर्व सप्लाई इसमें हमको दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत सेंसिटिव है, ये रिचली सप्लाइड बाय नर्व फाइबर। तो नर्व फाइबर का जो सप्लाई है ये भी दो तरीके से होता है। एक हम देख रहे हैं कि प्राइमरी ये जो है इसको कहते हैं कि प्राइमरी सेंसरी नर्व्स होते हैं। ठीक है, तो सेंसरी नर्व्स का मतलब ही है कि ये यहाँ ओरिजिनेट हो रहा है और ये सूचना लेकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएंगे। ठीक है, इसको प्राइमरी एफरेंट नर्व भी आपको कहीं पर सुनाई देगा। तो ये यहाँ पर ओरिजिनेट हो रहे हैं और ये सूचना को लेकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएंगे। तो ये जो प्राइमरी नर्व एंडिंग्स है इसको एनवेलो स्पाइरल एंडिंग भी कहते हैं। ये क्लियर है? आप देख रहे हैं कि हर एक फाइबर में यहाँ पर नर्व सप्लाई दिया हुआ है। ठीक है, ये प्राइमरी नर्व एंडिंग्स है। और इसके अलावा ये जो प्राइमरी नर्व एंडिंग है, ये अगर आप केवल अभी इसको देखें तो ये कैसे कैसे एक्साइट होगा, भाई सेंसरी नर्व से इंफॉर्मेशन कैसे आगे बढ़ेगा, जब ये उत्तेजित होंगे, ये नर्व उत्तेजित होंगे, है ना? तो ये नर्व कैसे उत्तेजित होंगे? कल हमने कैसे देखा था कि ये कैसे काम कर रहा है? तो मास मैम ये पे कौन दबाव पड़ेगा तो इंटरेक्ट होगा मसल्स। हाँ, दबाव पड़ेगा तो इसमें प्रेशर पड़ेगा तो ये उत्तेजित हो जाएंगे, है ना? इसके अलावा Yes, ma'am. ये ऐसे भी उत्तेजित हो सकता है जैसे कि ये आपका बैक फाइबर है। हमने बताया कि जो चेन फाइबर के सेंटर में या इनके दोनों के सेंटर में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट नहीं होते, लेकिन एंड में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो प्राइमरी सेंसरी नर्व्स हैं, ये प्राइमरी सेंसरी नर्व्स दो तरीके से एक्साइट हो सकते हैं, एक तो चेन फाइबर से भी और दूसरा बैक फाइबर से भी। क्यों? क्योंकि बैक फाइबर में भी नर्व सप्लाई है और चेन फाइबर में भी नर्व सप्लाई है। ठीक है, यस मैम। सेंटर पोर्शन में हम देख रहे हैं कि बैक फाइबर एज वेल एज चेन फाइबर सब में नर्व सप्लाई, सेंसरी नर्व जो है वो यहाँ से होकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा रहा है। तो जब कभी भी कोई भी बैक फाइबर में कोई मूवमेंट होगा तो भी इम्पल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएंगे, और अगर चेन फाइबर में भी अगर कोई इम्पल्स जनरेट होगा तो भी इंफॉर्मेशन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि जो प्राइमरी नर्व एंडिंग है वो बैक फाइबर के से भी इंफॉर्मेशन ले जा सकता है, या वो बैक फाइबर से भी उत्तेजित हो सकता है और नर्व फाइबर से भी, चेन फाइबर से भी उत्तेजित हो सकता है। ठीक, इसके अलावा ये यहाँ पर सेकेंडरी नर्व फाइबर है या सेकेंडरी न्यूरॉन है। हम ये प्राइमरी कह रहे थे, ये सेकेंडरी न्यूरॉन है। और ये सेकेंडरी न्यूरॉन जो है ये साइज में भी थोड़े से छोटे होते हैं। ठीक है, और ये कैसे उत्तेजित होंगे? सेकेंडरी नर्व एंडिंग्स के, इनका एंडिंग्स भी अलग है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मसल्स को इनसर्कल करता है मसल फाइबर को, जबकि ये यहाँ करके ब्रांच आउट हो जा रहा है। ठीक है, फ्लावर के जैसे ब्रांच आउट हो जाता है। तो ये किसमें है? ये केवल चेन फाइबर में। ठीक है, तो ये कब उत्तेजित होगा? जब चेन फाइबर से इम्पल्स इसके पास में जाएगा। जबकि एनुअल और स्पाइरल एंडिंग जो है वो बैक फाइबर से भी उत्तेजित हो सकता है और चेन फाइबर से भी उत्तेजित हो सकता है। ठीक है, ये क्लियर है? अभी हम केवल नर्व सप्लाई हम देख रहे हैं कि उसमें नर्व सप्लाई किस तरीके से हो रहा है। ठीक, अब इसके अलावा यहाँ हमने देखा कि ये गामा इफरेंट न्यूरॉन है।
ये सब क्या एफरेंट न्यूरॉन है। इफरेंट न्यूरॉन का क्या मतलब हुआ? इफरेंट मतलब इफेक्टर ऑर्गन में, या इसको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आप मोटर न्यूरॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन का मतलब क्या हुआ? कहाँ से आएगा ये? ब्रेन से आएगा, है ना? ब्रेन से मतलब हाँ, और सेंसरी मतलब यहाँ से जाएगा। ये सूचना लेकर के आने वाले नर्व है और ये सूचना ले जाने वाले नर्व। ठीक है, अप एंड डाउन ट्रेन होते हैं ना, बड़ा कंफ्यूजन होता है जंक्शन में कि कौन सी ट्रेन को आप बोल रहे हैं, कौन सी डाउन कर रहे हैं, है ना? तो ये जो है सेंसरी नर्व्स है। एनुअल और स्पाइरल एंडिंग की जगह इसको सेंसरी नर्व्स ही कर दो, प्राइमरी सेंसरी नर्व्स, तो आपका क्लियर हो जाएगा कि सेंसरी नर्व्स जो है इम्पल्स को लेकर के ब्रेन की तरफ जाते हैं। गामा एफरेंट न्यूरॉन को हम गामा मोटर न्यूरॉन कहते हैं। तो मोटर का मतलब गामा होता है, तो ये इंफॉर्मेशन लेकर के आने का काम। ठीक, तो ये कहाँ पर है? मेनली हम देख रहे हैं कि गामा एफरेंट न्यूरॉन कहाँ पर है? बैक फाइबर में है, बैक फाइबर है ना? यहाँ पर भी आप देखिए ये बैक फाइबर। ये क्लियर हुआ? तो ये पूरा खेल जो है इसका जो नर्व्स का जो स्प्रेड है, नर्व जो सप्लाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि मसल स्पिंडल के काम को डिसाइड करता है। ठीक, तो यहाँ बस हमको यही समझना है कि मसल स्पिंडल जो है कोई ऐसा बहुत भारी चीज नहीं है, ये मसल का ही एक अंग है। जो हमारे रेगुलर मसल्स है उनके कुछ मसल फाइबर्स मॉडिफाइड हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, एक कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं, और इसमें दो प्रकार के मसल फाइबर बनते हैं। एक लंबे होते हैं जो दोनों एंड में पाए जाते हैं, और दूसरे छोटे होते हैं जो बीच में पाए जाते हैं। जो लंबा नर्व है वो बैक फाइबर कहलाता है, जो छोटे नर्व है वो चेन फाइबर। इनमें ये भी अंतर, ये खासियत होती है कि इनके बीच के पोर्शन में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट नहीं होने के कारण बीच के पोर्शन में किसी भी प्रकार का मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। ठीक, एक बात ये है। दूसरा, ये दोनों फाइबर्स रिचली नर्व सप्लाईज, इनमें रिच नर्व सप्लाई होता है, मतलब बहुत अधिक घना नर्व सप्लाई होता है। जबकि हम देख रहे हैं कि मसल्स में एक सिंगल मसल फाइबर में एक मोटर न्यूरॉन आता है और नंबर ऑफ मसल फाइबर्स को सर्व करता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि कई प्रकार के नर्व सप्लाई यहाँ पर आ रहा है। तो जो प्राइमरी नर्व सप्लाई है वो चेन फाइबर और बैक फाइबर में भी होता है, जो कि उसको एनसर्कल करता है। जैसे अगर आप ये वाला डायग्राम देखेंगे ना, ये इस तरीके से उसको मसल फाइबर को के चारों तरफ एनसर्कल किया हुआ होता है। ये शायद ये इस प्रकार से इंसर्कल करता है, मतलब इसको घेरे हुए रहता है, जो प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन जो है। ठीक है, और इसमें एक सेकेंडरी नर्व होता है जो केवल चेन फाइबर में होता है। प्राइमरी नर्व एंडिंग्स जो है वो बैक फाइबर में होते हैं और चेन फाइबर में होते हैं, और सेकेंडरी जो है केवल चेन फाइबर में होते हैं। तो यहाँ पर जब उत्तेजना होगी तो जो प्राइमरी नर्व एंडिंग्स है वो चेन फाइबर के कारण भी उत्तेजित हो सकते हैं, बैक फाइबर में भी अगर किसी प्रकार का चेंज आएगा तो भी वो उत्तेजित हो सकते हैं। लेकिन नर्व सेकेंडरी नर्व, या जिसको फ्लाइवर स्प्रे एंडिंग किया, ये केवल चेन फाइबर में अगर कोई बदलाव आएगा तो ये उत्तेजित होगी और सूचना को लेकर काम करेंगे। तो ये तो सेंसरी नर्व्स की कहानी हो गई। अब हमें देख रहे हैं कि गामा एफरेंट न्यूरॉन्स भी है, मतलब ये तो पता हो गया कि भाई जैसे अपना अपना एक मुखबिर बटा के रखा है ऑफिस में, है ना? यहाँ कोई भी हलचल होगी तो इंफॉर्मेशन देना, तो वो आपका मुखबिर इंफॉर्मेशन लेकर के जो है वो जाता है। लेकिन उस ऑफिस से भी जहां आप संदेश पहुंचा रहे हैं कि यहाँ गड़बड़ चल रहा है, उस ऑफिस में भी डायरेक्टली आपको बिना बताए उन्होंने अपना यहाँ जो है वो गार्ड लगा करके रखा है। ये सब ठीक है कि आप इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे तो वहां से एक्शन होगा, वो ठीक है। लेकिन इन्होंने अपना आदमी फिर यहाँ पर बैठा करके रखा है। ठीक है, कैसे? हमें देखते हैं। जो मोटर नर्व, रेगुलर मसल फाइबर में मोटर नर्व आता है जिसको कि हम अल्फा मोटर नर्व कहते हैं। मांसपेशी में कंट्रोक्शन कैसे होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब मोटर नर्व के द्वारा इंपल्सेस आते हैं, उसको कि हम अल्फा मोटर न्यूरॉन कहते हैं। और जो मोटर न्यूरॉन स्पिंडल के
मसल फाइबर को सर्व करते हैं, उनको गामा एफरेंट न्यूरॉन या गामा मोटर न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ब्रेन से डायरेक्टली यहाँ पर इंफॉर्मेशन आता है इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दिस। आप अगर कोई सूचना स्पिंडल से अगर कोई सूचना नहीं भी जा रही है तो ब्रेन से सूचना आती है यहाँ पर कि आपको कोई एक्शन करना है। वो कैसा मैकेनिज्म है मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये देखिए कि मसल स्पिंडल के सेंट्रल पोर्शन में बहुत सारे सेंसरी नर्व्स होते हैं, ठीक है, और बैक फाइबर के एंड में गामा मोटर न्यूरॉन होता है जो कि ब्रेन से सीधा इंफॉर्मेशन लेकर के आता है। ठीक, ये डायग्राम थोड़ा सा आपको दिखाऊं कि नहीं, पता नहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे ये जस्ट इसको देखिएगा कि स्पिंडल, ये बीच का पोर्शन स्पिंडल है और ये वाला पोर्शन जो है वो रेगुलर मसल फाइबर है। तो ये जो अल्फा मोटर एंडिंग्स है ये रेगुलर मोटर न्यूरॉन है जो मसल में इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, जिसके कारण से मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं गामा मोटर एंडिंग, वो स्पिंडल में डायरेक्टली ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं। ठीक है, बाकी तो हमने देख लिया। ये जैसे इसकी पोजीशन मैं आपको बता रही थी कि ये गामा मोटर न्यूरॉन यहाँ पर भी है और गामा मोटर न्यूरॉन जो है वो यहाँ पर भी है। अल्फा मोटर न्यूरॉन मतलब जो रेगुलर मोटर न्यूरॉन जो रेगुलर मसल फाइबर में इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, जिसके कारण मांसपेशियों में संकुचन। ठीक, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन इनका होता है। अब मसल स्पिंडल कैसे जो है वो रिस्पॉन्स करता है या कैसे काम करता है, तो दो तरीके होते हैं। एक तो मसल स्पिंडल दो तरीके से एक्साइट होता है। एक तो लेंथनिंग, मतलब जब मांसपेशियों में खिंचाव होता है। यूजुअली मसल स्पिंडल जो है मांसपेशियों में होने वाले खिंचाव के प्रति संवेदनशील होता है। जब भी मांसपेशियों में खिंचाव होगा, स्पिंडल जो है वो इंफॉर्मेशन नर्वस सिस्टम को भेजेगा। ठीक है, क्योंकि मसल में जब स्ट्रेच होता है तो बीच का पोर्शन दबता है, और जब बीच का पोर्शन दबता है तो स्पिंडल में से जो है इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फायर होता है और मसल के लेंथ के बारे में सूचना सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजा जाता है या पहुंचता है। ठीक, दूसरा कैसे मसल स्पिंडल जो है काम करता है वो मैंने आपको बताया। इस डायग्राम में ज्यादा क्लियर होगा ये, सॉरी। ये यहाँ गामा मोटर एफरेंट है ना। तो क्या होता है कि ब्रेन से इंफॉर्मेशन एज ए क्या कहना चाहिए, अलर्टनेस के हिसाब से एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर आता है, जिससे कि मैंने बताया था कि बीच के पोर्शन में एक्टिव में ऐसा नहीं होता लेकिन एंड में होता है। तो जब ब्रेन से इंफॉर्मेशन आता है तो इन मसल फाइबर्स में जो बैक फाइबर हैं या जो बाहर के मसल फाइबर्स हैं, इन मसल फाइबर जहां पर कि गामा एफरेंट नर्व सप्लाई हो रहा है, ये स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो नेचुरली यहाँ के पोर्शन में, क्योंकि ये तो जुड़ा हुआ है, एंड पोर्शन अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बीच में क्या एक्शन होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ेगा, कुछ ना कुछ लेंथ में बदलाव आएगा, कुछ ना कुछ फिजियोलॉजी उसकी बदलेगी। तो जैसे ही ये एंड पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है या एंड पोर्शन में संकुचन होता है, वो संकुचन यहाँ पर महसूस किया जाता है, फिर अगेन यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजा जाता है। ठीक, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपने क्या समझा बताइए। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। मैम जैसे हम किसी भी मसल्स को स्ट्रेच करते हैं तो मैम बीच में जो न्यूरल मसल्स हैं वो कांटेक्ट तो होते नहीं है, वो सेंसरी नर्व अपने स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को पहुंचाते हैं तेजी से। तो मैम जैसे हम मसल काफ़ी टाइम तक, जैसे कि हम अब इम्प्रूवमेंट, जैसे हमने आज करा फिर हम एक हफ्ते बाद
उस मसल्स को स्ट्रेच करते हैं तो वो उतनी ही स्पीड से जाते हैं या फिर उनकी स्पीड स्लो हो जाती है? क्योंकि वो तो मसल से थोड़ी इम्प्रूवमेंट तो होती है, जितना प्रेशर पहले दिन लग रहा है उस साथ मतलब एक हफ्ते बाद उतना तो उतने में और मसल्स को हमें और स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो मैम वो सेंसरी न्यूरो जो नर्व है न्यूरॉन जो है वो उतनी ही स्पीड से जाते हैं या फिर मैम स्लो स्पीड हो जाती है उनकी? नहीं नहीं, सुनिए, दो चीजें हैं। आपने यस मैम। अभी ये हम कोई ट्रेनिंग की इसमें बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये देख रहे हैं कि इनका मैकेनिज्म क्या है। मैं ट्रेनिंग की बात आपको बाद में बताऊंगी, है ना? कि आप जैसे रोजमर्रा आप फिजिकल नहीं कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहे, आप रोजमर्रा का यस काम मैम। कर रहे हैं, ठीक ठीक यस मैम। है ना? जी मैम। तो भी स्पिंडल अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आप देखिए कि आप किसी भी बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ते हैं या उतरते हैं, क्या आप एक यस एक मैम। सीढ़ी देख के उतरते हैं? आप सोचिए। यस। जी मैम, नहीं कभी कभी नहीं उतारते हैं फिर कभी नहीं, देखते हैं। कभी नहीं, कभी भी नहीं होता है। कभी नहीं देखते हाँ, मैम ऐसे तो। कैसे तो कैसे पता चलता है आपको कि सीढ़ी कहाँ है, क्या है? ये आपका काइनेस्थेटिक सेंस है, ये आपका प्रोप्रियोसेप्शन है। ये जो प्रोप्रियो संवेदी अंग हैं, ये आपके ब्रेन को सूचना भेजते हैं और बताते हैं कि आपके बॉडी एनवायरनमेंट के सापेक्षता में आपका बॉडी किस पोजीशन में है। सो यू नीड नॉट टू सी ईच स्टेप्स ऑल द टाइम, है ना? हमेशा ओके आपको मैम। देखते ये सूचना जाती है और उसके हिसाब से हमारा बॉडी जो है वो अपने आप मूवमेंट जो है वो करता है मूवमेंट बिना होता उसको है। देखे हुए, है ना? तो क्या होता है, जैसे अभी अभी सिंपल आपके मसल में स्ट्रेच हुआ। स्ट्रेच यस कैसे मैम। हुआ? जैसे आपका बाइसेप्स है, ठीक है? यस बाइसेप्स मैम। को आपने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच किया मैम। है ना? स्ट्रेच किया आपने, ठीक? यस तो मैम। ये इसकी लंबाई बढ़ी, हाँ जी मैम, बड़ी। है ना? अब जब ये लंबाई बढ़ेगी तब ही आपका स्पिंडल जो है वो उत्तेजित हो रहा है। क्यों? उत्तेजित हो क्योंकि गए। लंबाई बढ़ने से उसमें प्रेशर पड़ रहा है। तो अभी प्रेशर जो पड़ता है। प्रेशर बढ़ेगा वो भेजेगा इंफॉर्मेशन। जब आप शुरू-शुरू में कोई एक्टिविटी करते हैं, मैंने बताया कि जो प्रोप्रियोसेप्टर है कैन बी ट्रेन्ड, है ना? ट्रेंड में। शुरू-शुरू में जब आप कोई भी मूवमेंट करते हैं, तो वो मूवमेंट अनकोऑर्डिनेटेड होता यस मैम। है ना? धीरे-धीरे जब आप रोज करते हैं तो वो कोऑर्डिनेटेड हो जाता है। यस मैम। क्यों? मैम वही चीज। फिजियोलॉजिकल रीज़न क्या है उसका? मैम लर्निंग हो जाता है उनका, लर्निंग लर्निंग इज़ अडॉप्ट। ए लर्निंग इज़ ए साइकोलॉजी का समझ। साइकोलॉजिकल है मैम। फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी चेंजेस क्या आते हैं? क्यों लड़खड़ाते हैं? बास्केट डालने जाते हैं तो क्यों ठीक से मूवमेंट नहीं होता? बैडमिंटन का स्ट्रोक मारते हैं, व्हाई? मैम इम्पल्स जो है ब्रेन में सही से मतलब कंटिन्यूअसली स्पीड से नहीं पहुंच पाते हैं इसलिए। अ, थोड़ा और स्पेसिफिक होना पड़ेगा। यस मैम। बिकॉज़ जब आप शुरू करते हैं पहली बार, it is not decided कि how many muscle fiber needed to do that particular action, है ओके ना? मैम। उस एक्शन को करने के लिए एग्जैक्टली कितने मसल्स को रिक्रूट होना है, ये हमको पता नहीं होता, अंदाजन करते हैं पहले। लेकिन यस जब मैम। हम उसी काम को करने लगते हैं, तब हमारे मसल्स में जो है ये इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली पहुंचने लगता है कि इस काम को करने के लिए इतने मसल रिक्रूट होंगे, तब हमारा मूवमेंट जो है वो धीरे-धीरे जो है वो परफेक्ट हो जाता है ना? तो ये रिक्रूटमेंट ऑफ मसल फाइबर्स है कि उस काम को कर एक बोझ उठाना है आपको यस बड़ा मैम। सा, है ना? आप मुश्किल से उठा पा रहे हैं, फिर आपको पता लगे कि नहीं इसमें थोड़ा 2 लोग और आएँगे तो ज़्यादा अच्छे से उठाएगा। उठाया आपने, है ना? फिर आपको लगा कि नहीं एक आदमी और आएगा तो उठ जाएगा, तो आपने देखा ज़्यादा अच्छे से उठ गया। यस तो मैम। पता लगा कि थोड़ा-सा और भी कम करने से भी ऐसा ही हमारा मसल भी काम करता है ना? तो जब हम मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट अनकोऑर्डिनेटेड होने का एक यस रीजन मैम। ये भी है कि वी एग्जैक्टली डोंट नो, हमारा शरीर का जो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है ये भी नहीं समझ पाता है इनिशियली कि कितने मसल्स को रिक्रूट करना होगा उस एक्टिविटी को करने के लिए। ठीक है? तो ये ठीक है? यस मैम। है ना? और यस मैम। आपने क्या कहा कि अभी हमारा स्ट्रेच हुआ उसके बाद हम 1 हफ्ते बाद स्ट्रेच करेंगे तो? राना आप कह रहे थे क्या? हाँ मैम, जैसे बैलेंसिंग वाला एक एग्जांपल आप
हाँ हाँ, मैम। मैम जो हाँ, आपने बैलेंसिंग वाला हाँ, एग्जांपल दिया था ना, तो हाँ, जैसे कि हम कर रहे हैं बैलेंसिंग, हाँ, तो उसका मैं समझ गया मैम। रीजन की यही है कि हमें हाँ, पता नहीं होता कि कौन से मसल्स, हाँ, पहले तो ये हो गया, लेकिन उसके बाद जब हम बाद में करते हैं तो हमारा बैलेंसिंग होना है। इसका मतलब सेंसरी नर्व जो है वो, जो हमारे वर्टेब्रल कॉलम से जो मैम स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में हाँ, जाता है, वो मतलब फिर हाँ, अच्छे से जाता है। और फिर हमें ये भी पता हाँ, हो जाता है कि मसल्स जो हमारे कौन कौन से इंक्लूड हो रहे हैं, वो हाँ, कौन कौन से हमें करने हैं मैम। कितने मैम यही कितने बस यही मसल, पूछना था। कितने मोटर यूनिट्स को जी रिक्रूट मैम। होना है ना? जी मैम। ठीक है, जी मैम। ठीक है। सो थैंक यू। दिस कैन बी यस मैम। ट्रेंड, ये इंटरनल ऑर्गन है जिसको कि हम ट्रेन, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप यस मैम। समझने जाएंगे तो बहुत ऐसा कठिन नहीं है कि नहीं जान पाएंगे, हाँ मैम। क्योंकि हमारे अंदर ही हो रहा है। हम अगर उसको महसूस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फील करेंगे, तो ये हाँ अच्छा है, ये तो हमारे साथ हो रहा है। ये करना यस जरूरी है। मैम। फिजियोलॉजी हाँ जब आप मैम, पढ़ेंगे ना, प्रैक्टिकली मैम। तो हाँ मैम। हाँ, तो और जी ये मैम। आपको मैं बात बताऊं, ये तो हमारे यहाँ है ना कि साइंस वाले केवल साइंस पढ़ेंगे, ऐसा आप इंटरनेशनल सिलेबस देख लीजिए। लोग एमए करने के बाद बायोलॉजी पढ़, जितने यस बड़े मैम। बड़े साइंटिस्ट हैं, वो जी मैम। फिजिक्स वाला है जो बायोलॉजी पे रिसर्च कर रहा है, बायोलॉजी वाला है जो केमिस्ट्री पे रिसर्च कर रहा है। यहाँ हमने एक वो बना लिया है कि नहीं भैया, कॉमर्स वाला है तो वो नहीं जान पाएगा। इट इज नॉट लाइक, नहीं मैम, वो है ना? प्रैक्टिकली मैम करते हैं तो जल्दी ये समझ में आने लगती हैं हाँ, चीजें। और कोई भी कुछ भी पढ़ सकता है। उसमें ऐसा यस कहीं नहीं है मैम। कि कॉमर्स वाला को साइंस नहीं पढ़ सकता, या बीए वाला होगा तो वो समझ नहीं सकता, नहीं। हर किसी को कहीं कोई चीजें पढ़ाई करने में कठिनाई हो सकती है, ये बात अलग है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड फिजियोलॉजी। बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे हर एक मूवमेंट से रिलेटेड है। सो हमको ये जानना भी चाहिए। और जब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे तो नेचुरली एक लेमैन और हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को इम्पार्ट करने के तरीके में अंतर आना चाहिए। और ये जो इनपुट्स है, ये क्वालिटी ऑफ हमारे प्रोफेशन को बढ़ाएगा कि यू आर डीप इनटू द फिजियोलॉजी ऑफ एनी मूवमेंट। जो भी मूवमेंट करते हैं उसके बारे में आपको फिजियोलॉजिकली पता है, ठीक है? सो यस किसी को मैम। भी कोई दिक्कत हो तो आपस में भी आप शेयर करेंगे। जिस चीज को आप शेयर करेंगे, उस चीज को आप 10 गुना ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। जिसको समझ में नहीं आता उसको अगर आप समझाएंगे तो वो आप 10 बार 10 गुना ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये आप ट्राई करके देख लीजिए, यस ठीक है? मैम। थैंक ये यू मैम। जो है मसल स्पिंडल इस तरीके से काम करता है। तो दो चीजों को रिस्पॉन्स करता है मसल स्पिंडल। एक तो लेंथनिंग मतलब जब मांसपेशियों में खिंचाव होगा, तो खिंचाव होगा मतलब कि मांसपेशियों का लेंथ बढ़ेगा। जब हम कॉन्ट्रेक्शन सोचते हैं मसल में, तो हमको ऐसा लगता है कि हमेशा मसल जो है वो छोटा हो जाएगा। नहीं, मसल में जब काम होता है तो उसका आकार बढ़ता भी है। उसका मेन एग्जांपल जैसे मैंने बताया आप बाइसेप्स को सीधा करते हैं, या आप बाइस हाथ को फोल्ड करके कोई वेट उठाते हैं, तो जो पीछे का आपका मसल से बहुत स्ट्रेच होता है। आप सीढ़ियां चढ़ते हैं और जब सीढ़ी उतरते हैं तो आपका काफ मसल में स्ट्रेच होता है, उसकी लंबाई बढ़ती है ना। कॉन्ट्रेक्शन के टाइप्स आपने देखे ना, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक, मैम, है ना? आइसोटोनिक मैम। यस ये मैम। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज आइसोमेट्रिक, व्हाट इज आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक, ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए चीजों को समझने के लिए। तो एक तो हो गया, जब मसल में खिंचाव होगा तो मसल स्पिंडल उत्तेजित हो जाएंगे। और दूसरा, कॉन्ट्रैक्शन एट एंड पोर्शन, मतलब हमने ये देखा कि एंड पोर्शन में तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है। सो इट 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 हैज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी, है ना? ये जो यस मैम। बैक फाइबर्स है, बैक फाइबर्स नहीं, सभी फाइबर्स का जो एंड पोर्शन है, वो एंड पोर्शन में कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स मतलब एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अच्छा, और ये कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? डायरेक्टली ब्रेन इसको सूचना भेजता है। और क्यों सूचना भेजता है? क्या होता है जब मांसपेशियों की एकदम कॉन्ट्रैक्शन की तैयारी होती है, जब मांसपेशियों में संकुचन होने वाला रहता है, तो ब्रेन जो है वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के शुरू होने के पहले स्पिंडल को संदेश भेज देता है, जैसे कि वो प्री, क्या कहना चाहिए, प्रो प्रो स्ट्रेचिंग की स्थिति में आ जाए। प्रो मतलब मांसपेशियां खींचने वाली हैं, सो प्रो पोजीशन में आ जाए, मतलब तैयारी की पोजीशन, कि वो अलर्ट रहे। और जैसा ही संदेश आता है तो ये बैक फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होता है। और बैक फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन, इसमें खिंचाव होगा बीच वाले पोर्शन में, तो इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ से भेजा जा सकता है। तो इस ऐसे भी
मसल स्पिंडल में खिंचाव होता है, और जब यहाँ प्रेशर पड़ता है मांसपेशियों में, जब खिंचाव होता है तो भी यहाँ से संदेश आगे की ओर जाता है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। है ना। एक ये वाला डायग्राम आप देखेंगे लास्ट बस, सो दैट वी कैन कंक्लूड दिस। ये देखिए ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स है कि मांसपेशियों में स्ट्रेच रिफ्लेक्स है। ये मसल स्पिंडल है बीचों बीच मसल्स के, है ना। ये स्पिंडल के एफरेंट नर्व्स है, सेंसरी नर्व्स है जो सूचनाएं लेकर के जाते हैं यहाँ पर। तो एक्चुअली में इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि ये एडिशनल, यहाँ लोड पड़ रहा है तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भेजेगा, भाई यहाँ लोड पड़ रहा है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आया इंटरन्यूरॉन से, तो ये वापस इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगा? रेगुलर मसल फाइबर में ही जाएगा। मसल फाइबर में, यस मैम। हाँ, ये मूवमेंट, ये चीज आपको समझ, ये यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, मसल के लेंथ में चेंजेस आ रहा है। इस चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए ये सूचना रेगुलर मसल फाइबर को ही भेजेगा कि भैया और आदमी लगाओ, इस काम को करने के लिए और आदमियों की जरूरत है। सो दीज न्यूरॉन्स दे रिक्रूट मोर मसल फाइबर, ये ज्यादा मसल फाइबर को और रिक्रूट करते हैं कि इस एक्शन को करने के लिए और भी लोग आ जाए, ताकि ये एक्शन ज्यादा अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ये आपको डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना चाहिए। ये टोटल मसल फाइबर है, इसके बीच में स्पिंडल है, स्पिंडल यहाँ इंफॉर्मेशन लेकर के जाता है प्राइमरी स्पिंडल एफरेंट के द्वारा, और ये अल्फा मोटर न्यूरॉन के द्वारा मसल्स में ही संदेश, इसका और कहीं नहीं जाएगा, इसी मसल में संदेश आएगा कि ये जो एक्शन चल रहा है, इस एक्शन को और स्मूथ बनाने के लिए और भी मोटर यूनिट्स को रिक्रूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आगे एक क्लास और मसल स्पिंडल के बारे में हम पढ़ेंगे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सूचना जो है अल्फा मोटर न्यूरॉन के द्वारा रेगुलर मसल फाइबर में आएगा, जिससे कि जो मूवमेंट्स हैं और स्मूथ हो सकते हैं। अभी आ रहा है, ठीक है, यस मैम। है ना। कुछ क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? जी मैम। थोड़ा बहुत मैम